गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी से रिलेटेड। और हिंदी का टॉपिक कौन सा रहेगा? हिंदी का रहेगा वर्णमाला। हिंदी का टॉपिक रहेगा वर्णमाला। हिंदी का टॉपिक क्या रहेगा? वर्णमाला। वर्णमाला से भी दो या तीन क्वेश्चन या कभी एक या दो क्वेश्चन तो आते आते हैं पेपर में। तो वर्णमाला से देखो, अब सबसे पहले जब भी आप पढ़ते हो ना कोई भी चीज़, आपको जो टॉपिक का नाम है ना उसका पता होना चाहिए। टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए पहले। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपने किस आप अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखो इसके बाद, जैसे वर्णमाला ये बता दिया आपने। अब कोई पूछेगा कि बताओ वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो ये देखो पहले, तो यहाँ पे देखो वर्ण कहते किसे हैं, ये समझो पहले। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? जिसके जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उसे कहते हैं वर्ण। जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण। एग्जाम्पल देखो, जैसे अब कुछ भी लिख दो वर्ण। ये हो गया, इसको मैं दूसरे से लिख देता हूँ। जैसे आपका ये ओ हो गया, ये क हो गया, ईटीसी। बहुत सारे आगे भी बहुत सारे जितने भी है वर्णमाला में, ये सारे क्या है? वर्ण है। तो अगर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। इसके बाद देखिए आप, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? तो देखिए, अक्षर किसे कहते हैं? आप बोलोगे वर्णों का मौखिक रूप। वर्णों का मौखिक रूप। वर्णों के लिख दो। वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। या लिख सकते हो, जिसको नष्ट या कम नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। जिसको नष्ट या कम नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अक्षर कैसे कहते हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे लिखा है आपने, ये क लिखा है, ये सारे एग्जाम्पल है। टॉ लिखा है, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल। अक्षर किसे कहते हैं? वर्णों के मौखिक रूप। वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। यहाँ पे लिख दो को। मौखिक रूप को, वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल होगी। अगर आप
आपसे किसी ने पूछा कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जिसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना या कम नहीं किया जा सकता, नष्ट या कम नहीं किया जा सकता। और वर्ण किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, ये भी वही हो गया वर्णमाला। अब एक आता है और क्या, ध्वनि। नेक्स्ट पेज पे देखो, एक होता है ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहते हैं, ये देखो, प्रत्येक प्रत्येक वर्ण प्रत्येक वर्ण की एक अपनी आवाज होती है, आवाज होती है। प्रत्येक वर्ण की एक अपनी आवाज होती है जो दूसरे वर्णों से डिफरेंट यानी भिन्न होती है, दूसरे वर्णों से भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया ओ, यहाँ लिख दिया आपने ई, ऊ लिख दिया, कुछ भी मान लीजिए, री, ईटीसी। अब देखो, प्रत्येक वर्ण की एक आवाज होती है। अब आपने ओ को पढ़ा, इसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। जब अपनी एक आवाज होती है, लेकिन जो ओ की होगी वो ई की नहीं होगी आवाज, दूसरे वर्णों से क्या होगी, भिन्न होगी, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ये बता दिया मैंने। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद वर्ण किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। अक्षर, वर्णों के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं, या जिसको नष्ट या कम नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अक्षर। ये ध्वनि हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है पेपर में, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखो कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की छोटी इकाई या भाषा की बड़ी इकाई क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहां से देखो, सबसे पहले लिखोगे ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या होता है, आप बोलोगे वर्ण। वर्ण के बाद क्या बोलोगे, आप बोलोगे अक्षर। अक्षर के बाद क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्वर। स्वर के बाद क्या बोलोगे, आप बोलोगे व्यंजन। व्यंजन, और व्यंजन से मिलके क्या बनता है, आप बोलोगे शब्दांश। शब्दांश, इसी शब्दांश को क्या कहा जाता है, उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय। देखो, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद आता है शब्द। इसके बाद क्या आएगा, शब्द। और शब्द के बाद यहां पे देखो, यहाँ यहीं से आप इसी के आगे लिख देना, शब्द के बाद क्या होगा, शब्द के बाद आता है, शब्द के बाद आता है पद। पद के बाद आता है पदबंध। पदबंध, इसी पदबंध को कहा जाता है वाक्यांश। वाक्यांश, और इसी वाक्यांश को कहा जाता है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य। और इसी, देखो, पदबंध हो गया, वाक्यांश हो गया, उपवाक्य हो गया, और उपवाक्य मिलकर क्या बनाता है,
ये बनाता है वाक्य। और वाक्य से मिलके क्या बनता है? वाक्य से मिलते मिलके बनता है अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसे आप कहते हैं गद्यांश, जिसे आप कहते हो गद्यांश, जिसे आप क्या कहते हो? गद्यांश। अब देखो, गद्यांश या क्या कहते हैं अनुच्छेद से, इससे मिलके पहले क्या बना? अनुच्छेद बना। अनुच्छेद और गद्यांश, इसके इससे मिलके क्या बनेगा? इससे मिलके बनेगा अध्याय। ये हो गया। और अध्याय से मिलके बनेगा रचना, या इसी को कहते हैं ग्रंथ। रचना या ग्रंथ, और या कहा जाता है, देखो रचना या ग्रंथ, और या इसे कहा जाता है रचना ग्रंथ हो गया। और रचना ग्रंथ या मान लीजिए इसी से तो पुस्तक बनती है। जब अध्याय मिलके बनेंगे, ये अध्याय हो गया, चैप्टर। जब बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे तो क्या बनेगा? पुस्तक मान लो, ग्रंथ मान लो, रचना मान लो। तो यह है इसका सीक्वेंस। पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन, शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द हो गया। शब्द से मिलते मिलके बनता है पद, पद से मिलके बनता है पदबंध, वाक्यांश, उपवाक्य। वाक्य अनुच्छेद या गद्यांश कहते हैं आप इसे। और गद्यांश से मिलके बनता है अध्याय, अध्याय से मिलके बनता है, जब बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे तो क्या बनेगी? पुस्तक बनेगी एक, या ग्रंथ कहते हो, या रचना। तो यह है इसका। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, यहाँ पे देखो। अब देखो क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की, भाषा की छोटी या लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई। तो भाषा की छोटी या लघुत्तम इकाई, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है वर्ण। ठीक है, ये है क्वेश्चन की भाषा की छोटी या लघुत्तम इकाई। अगला क्वेश्चन देखो। भाषा की, भाषा की बड़ी या बृहत्तम इकाई, यानी बड़ी। भाषा की बड़ी इकाई, या इसके बाद आता है भाषा की सार्थक, सार्थक इकाई। ये तीन क्वेश्चन आते हैं यहां से। सार्थक इकाई किसे कहते हैं? भाषा की बड़ी या बृहत्तम इकाई, या भाषा की सार्थक इकाई। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आपने पढ़ा कि भाषा की छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई, आपने पढ़ा ध्वनि, लेकिन ध्वनि ऑप्शन में नहीं है। ध्वनि तो ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले क्या है? ध्वनि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या है? वर्ण। आपने देखा वर्ण कौन सा है? ये इसका राइट आंसर हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? वर्ण। लेकिन अगर यहाँ पे इस वर्ण की जगह कुछ और होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ण की जगह में क्या लिख देता? मैं लिख दूं यहाँ पे पद। क्या लिख दूं? पद। तब इसका आंसर क्या होगा? देखो, ध्वनि भी नहीं है ऑप्शन में, पहले ध्वनि होगा, ध्वनि नहीं है तो वर्ण, वर्ण नहीं है तो अक्षर, अक्षर नहीं है तो स्वर आएगा, स्वर नहीं है तो व्यंजन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ पे क्या है? स्वर। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? स्वर होगा। समझ में आया सभी को? तो याद रखना, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। इसका अगर ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, भाषा की छोटी या लघुत्तम इकाई स्वर, ऑप्शन के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे
तो यह सबसे आगे लिखा है ना ये वाला, यह है भाषा की छोटी इकाई। लिख दो इसके आगे, भाषा की सबसे छोटी, सबसे आगे तो सबसे छोटी होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि नहीं है तो वर्ण, वर्ण नहीं है तो अक्षर, अक्षर नहीं है तो स्वर, व्यंजन, शब्दांश, स्टेप। समझ में आया? और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होगी, ये वाक्य है ना, ये वाला वाक्य, यहां पे लिख दो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो वर्ण, वर्ण नहीं है तो अक्षर, इस टाइप से होगा। समझ में आया? और एक क्वेश्चन आता है कि सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। तो देखो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? ये शब्द है ना ये वाला, यह है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। और सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य। अगर पेपर में कभी शब्द नहीं है, मान लीजिए शब्द लिखा है कि भाषा की सार्थक इकाई बताइए, ऑप्शन में शब्द नहीं है, तो क्या लगाओगे आंसर? वाक्य। फिर क्या लगाओगे आंसर? वाक्य। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाषा की भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या होगी? आप बोलोगे ध्वनि। आप क्या बोलोगे? ध्वनि। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। भाषा की बड़ी या सबसे बड़ी लिख दो यहां पे, भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बृहत्तम इकाई क्या होगी? आप क्या दोगे आंसर? आप दोगे वाक्य। आप दोगे वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या होगी? आप बोलोगे शब्द। ऑप्शन में अगर शब्द तो शब्द दोगे, शब्द नहीं है तो क्या लगाओगे? वाक्य। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ बने, जिसका अर्थ बने उसे कहते हैं सार्थक। अब जैसे मान लीजिए वर्ण है ना, मान लीजिए वर्ण, वर्ण के बाद देखो शब्द, सार्थक कैसे होता है? आपने वर्ण लिए, कोई भी ले लो वर्ण आप, आपने जैसे मान लीजिए आपने लिया एक कौलिया, एक लो, एक मो, ये तीन वर्ण आए, तो होगा क्या? जब वर्ण मिलेंगे ना आपस में तो शब्द बनाए गए तीनों मिलके। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ भी निकले, जिसका अर्थ भी निकले। जैसे आपने ये लिख दिया, मुझे बताओ ये सार्थक इकाई होगी? इसका तो अर्थ नहीं निकलेगा, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा। ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ निकले। अगर मैं इसको ऐसे ढंग से लिखूं, ऐसे इस तरीके से व्यवस्थित करूं जिसका अर्थ बने, जैसे कलम, ये अर्थ निकला कलम। अब कलम, कलम हो गया। या आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, दूसरा कमल, ये तीनों से बना है कमल। इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। अकमल या फूल भी हो सकता है, ठीक है, कमल, फूल। तो जिसका अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक। तो मुझे बताओ जब आपने इनको मिलाया, वर्णों को मिलाया तो शब्द बना, और शब्द बना जब आपने इसको सही तरीके से मिलाया तो इसका अर्थ निकल रहा ना। लेकिन होना चाहिए ऐसा जिसका अर्थ निकले। तो सबसे पहले क्या था? शब्द। ऑप्शन में शब्द नहीं है, तब आंसर होगा वाक्य। यहां तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा सभी को? तो ये था आपका जो सबसे बड़ी सबसे छोटी,
देख लीजिए दोबारा, ये है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और सार्थक इकाई किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं वर्णों के भेद। अब देखो, इसके बाद है वर्णों के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं ये पता होना चाहिए। वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, 3। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल कितने हैं, बोलोगे 2। ये मूल भेद हैं, ये होंगे मूल भेद। मूल भेद। क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया कि बताओ वर्णों के भेद कितने हैं, ऑप्शन में 3 है तो 3 लगाओगे आंसर, 3 ही है तो 2 लगाओगे। लेकिन अगर हमसे मूल पूछा है तो मूल तो क्या क्या बोलोगे, 2। और मूल कौन, 3 कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो। पहला स्वर। दूसरा भेद क्या होता है, व्यंजन। दूसरा भेद होता है व्यंजन। और तीसरा भेद क्या होता है, अयोग्य व। अयोग व, ये 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद होते हैं स्वरों वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। स्वर, व्यंजन, अयोग्य व। अगर मूल पूछेगा तो मूल तो स्वर और व्यंजन रहते हैं, लेकिन अगर कुल पूछेगा तो कुल कितने हो गए, 3। तो कुल कितने होंगे, 3। ये स्वर। अब स्वर में जैसे मान लो, स्वर कौन से होते हैं, आपने लिख दिया यहाँ पे, ये स्वर है, ओ आई जो कुछ भी है। व्यंजन आपने लिख दिया, और योग्य वा, ये कौन कौन होते हैं, ये नहीं लिखते हो आप। ये अयोग्य वा, ये है। तो देखो, ये स्वर, व्यंजन और योग्य वा। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं, 3। मूल भेद कितने होते हैं, 2। मूल आप 2 बोलोगे, कुल कितने, 3। अब जैसे आपने कोई शब्द लिखा, जैसे यहाँ पे देखो, आपने अतः लिखा, आपने लिखा अतः, इसमें तीनों आ गए। ये ओ क्या है, आप बोलोगे स्वर। ये तो क्या है, आप बोलोगे व्यंजन। और ये जो ये लगा है ना, ये विसर्ग, ये क्या है, अयोग्य वा। अयोग, समझ में आया सभी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, आप बोलोगे 3। मूल भेद पूछेगा तो 2। मूल कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, ये मूल भेद हो गए। और योग्य वा, ये तीसरा भेद हो गया। किसी को डाउट है यहाँ पे, समझ में आ रहा सभी को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, फिर व्यंजन पे बात करेंगे, फिर अयोग्य वा पे बात करेंगे, और पूरी वर्णमाला समाप्त। और पूरी वर्णमाला समाप्त। देखो, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, आप क्या बोलोगे, जिन वर्णों को, जिन वर्णों को, जिन वर्णों को स्वतंत्र, स्वतंत्र पूर्वक, जिस वर्णों को स्वतंत्र पूर्वक जिन वर्णों का, काली को, जिन वर्णों का, जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण, उच्चारण होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण होता है, उसे कहते हैं स्वर।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे, जिन वर्णों को जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, या ऐसे लिखो आप इसको, ऐसे समझ नहीं आएगा, आप लिखो जिन जो वर्ण, ऐसे लिखो, जो वर्ण उच्चारण करते, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों का प्रयोग ना हो, या जो वर्ण दूसरे वर्णों पर निर्भर ना हो, जो वर्ण दूसरे वर्णों पर निर्भर ना हो उसे कहते हैं स्वर, जो वर्ण दूसरे वर्णों पर निर्भर ना हो उसे कहते हैं स्वर, जो वर्ण दूसरे जो वर्ण दूसरे वर्णों पर निर्भर ना हो उसे कहते हैं स्वर। अब यहाँ पे देखो, या जिन वर्णों को स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण, जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण होता है उसे कहते हैं स्वर। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं स्वर, तो मैं लिख देता हूं, स्वर किसे कहते हैं ये तो बता दिया। अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं स्वर, आप बोलोगे ये ओ, आप बोलोगे ओ, ये आ हो गया, ई, ये ई हो गया, उ, ये बड़ा वो हो गया, री, ए, आई, ओ, औ। ये है स्वर, ये स्वर कौन से हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये स्वर कौन से जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, देखो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये स्वर कौन से जिन जिन स्वरों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में कितने स्वर प्रयोग, हिंदी में कितने स्वर प्रयोग करते हैं, 11। या यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हिंदी में स्वरों की संख्या, तो अभी बताई मैंने कितनी, 11। हिंदी में कौन से हैं, ये वाले नोट कर देना इसके नीचे, ये सारा सारे हिंदी में, अगर लिखने तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी में तो करते हैं 11। दूसरा पॉइंट है संस्कृत में, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, आप बोलोगे 13, आप बोलोगे 13। अब 13 कौन कौन से, यहाँ पे देखो 11 तो 11 कौन कौन से हो गए, हिंदी वाले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख लो 7 8
9, 10, 11। ये 11 तो हिंदी वालों के, लेकिन संस्कृत में दो और होते हैं यूज। कौन कौन से? एक तो ये बड़ी री, ये वाली होगी, जिसमें दो लगे हो इस टाइप से, ठीक है। और एक होता है ये वाला री। तो कुल मिला के संस्कृत में कितने हो गए? 13। 11 हिंदी वालों के, एक ये बड़ा री बोलते हैं इसे। बड़ा री कौन सा? देखो, छोटी री होती है ये वाली, छोटी री। यहाँ पे देखो, जब आप छोटी री लिखोगे ना, जैसे ये लिखी आपने, ये लिखते हो री। लेकिन बड़ी री क्या होती है? इसके नीचे एक और लग जाता है, इसे कहते हैं बड़ी री। ये हो गया री। तो ये कितने हो गए टोटल? 13। तो ये होते हैं किसमें? संस्कृत में 13। जैसे आप लिखते हो ना, ऋचा लिखते हो, इसका यूज होता है। कृपा लिखते हो तो इसका यूज होता है। या फिर पितृ ऋण लिखते हो ना, पितृ ऋण, पितृ ऋण, ये कहाँ पे होता है यूज? जैसा आप लिखते हो, मुझे बताओ, पितृ ऐसे लिखते हो ना, इसको लिखने का तरीका है पी, ये एक लग गया, और इसके नीचे लगा दो दूसरा, और यहाँ पे लिख दो पितृ ऋण। तो ये जो बड़ी री है, इसका यूज ऐसे होता है। तो संस्कृत में कितने हो गए? 13। हिंदी में कितने हो गए? 11। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्राकृत या पाली और अपभ्रंश, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होगी? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो आप कितना बोलोगे? फिर आप बोलोगे 10। फिर कितना बोलोगे? 10। और 10 कौन कौन से? 10 होंगे जो हिंदी वाले ना सारे। ये अ हो गया, ये आ, ये ई, ये ई, उ, उ, री, ए, आई, फिर नहीं होगी, ए आई, ओ, आओ। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 11, ये हिंदी वाले ना सारे। लेकिन अपभ्रंश में कितने होते हैं? 10। अब 10 में से ये तो टोटल 11 है ना, तो अपभ्रंश में किसका यूज नहीं होता? अपभ्रंश में इस री का यूज नहीं होता। अब बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया सभी को? तो देखो, आपसे पूछा जाएगा कि स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या जिन वर्ण, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण पे निर्भर नहीं रहते, उसे कहते हैं स्वर। ये बता दिया मैंने। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में मैंने बता दिया 11। कौन कौन से? ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये हिंदी वाले। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? दो कौन से बढ़ जाते हैं? एक ये और एक ये। अपभ्रंश या पाली या अप प्राकृत में कितने स्वरों की संख्या थी? आप बोलोगे 10। इसमें कौन सा नहीं होता? री, री नहीं होता इसमें। समझ में आया सभी को? तो ये थे आपके स्वर किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, स्वरों, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद कितने होते हैं? देखो यहां पे मैंने क्या बताया? वर्णों के भेद बताए। ये वर्णों के भेद कितने थे? 3 या 2? 2 मूल भेद हैं, 3 कितने कुल भेद। अब स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो कोई बताएगा स्वरों के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए स्वरों के कितने भेद होते हैं, आप बोलोगे स्वरों के होते कितने? 4। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला,
पहला भेद होगा मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, आधार पर पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होगा, दूसरा जो भेद होगा मात्रा या उच्चारण हो गया। इसके बाद होगा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओठों के आधार पर, सीधी सीधी बात ये मान लो के आधार पर। ये हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया जीवा या जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। स्वर के कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन से? मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओंठों के आधार पर, सीधी सीधी बात यह है, जीव के आधार पे, और एक हो गया आपका, इसको मैं थोड़ा ऊपर रख दूं, एक रह गया। अब चौथा कौन सा रह गया? देखो, मात्रा या उच्चारण के आधार पे हो गया, ओष्ठ के आधार पे हो गया, ओष्ठा, इस टाइप से ओष्ठाकृति के आधार पे, जीव या जीवा के आधार पे, और उसके बाद है मुख या मुखार्थी के आधार पे, मुखार्थी के आधार। तो ये थे आपके स्वर, स्वरों के भेद कितने? चार। पहला क्या हो गया? मात्रा या उच्चारण के आधार पे, फिर दोबारा है ओष्ठ के आधार पे, ओंठों के आधार पे, फिर है जीभ के आधार पे, और फिर है मुख के आधार पे। समझ में आया सभी को? अब इसके भी होता क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ना मात्रा या उच्चारण के आधार पे, इसके भी भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पे कितने भेद होते हैं? आधार पर भेद कितने भेद होते हैं? तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। ओष्ठ के आधार पर भेद, ओठों के आधार पर कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे दो, बताऊंगा कौन कौन से। जीवा के आधार पर कितने होते हैं? आप बोलोगे तीन भेद। जीव के आधार पे कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे तीन। और मुख के आधार पे कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे चार। तो स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के कितने भेद होते हैं? चार। मात्रा के आधार पे, ओठों के आधार पे, जीभ के आधार पे, और मुख के आधार पे। अब मात्रा या उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? तीन। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, नाम बता दूंगा। ओठों के आधार पे भी कितने होते हैं? दो। और जीभ के आधार पे कितने? तीन। और मुख के आधार पे कितने? चार। समझ में आ रहा सभी को? अब इसके बाद हेडिंग डालोगा सभी लोग, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पर पहला जो रहेगा आपका मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्वरों के भेद। और मैंने कितने बताए थे? मैंने बताए थे तीन। मैंने बताए थे तीन।
मैंने बताए थे 3। कौन कौन से? पहला अश्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। यह है मात्रा या उच्चारण के आधार पे, मात्रा या उच्चारण के आधार पे 3 होते हैं, अश्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। यहाँ पे देखो स्वरों के भेद कितने? 4। कौन कौन से? मात्रा या उच्चारण के आधार पे, ओंठों के आधार पे, जीभ के आधार पे और मुख के आधार पे। उच्चारण या मात्रा के आधार पे कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा दिए। अश्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। समझ में आया? अब इसके बाद सबसे पहले अश्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले डलेगा ये हेडिंग अश्व, इसी का दूसरा नाम है अश्व लघु स्वर भी इसे कहते हैं। इसी का अगला नाम है एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर इसे कहते हैं। और इसी को कहते हैं मूल स्वर, इसी को कहते हैं मूल स्वर, इसी को कहते हैं मूल स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? यहां पे देखो, एक तो आपका अ हो गया, एक छोटी, एक छोटा ऊ और एक आपका री। तो ये हो गया आपके अश्व स्वर। ये क्या हो गया आपके? अश्व स्वर, अश्व स्वर हो गया आपके अश्व स्वर, ये आपके अश्व स्वर हो गए। एक आपका ओ ई उ री। तो अगर पूछा जाएगा पेपर में कि अश्व स्वर कितने होते हैं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 4। अश्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ओ ई उ री। और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसके कितने नाम हो गए? 4। समझ आ रहा सभी को? इसके कितने नाम होते हैं? 4 नाम। इसके कितने नाम होते हैं? 4 नाम। इसको होते हैं 4 नाम। अब देखो, ये समझ आया सभी को? अश्व स्वर यानी जिसमें कम समय, अश्व स्वर देखो जो मूल स्वर या जिसमें कम समय लगता है, ओ ई उ री, जिसमें कम समय लगता है अश्व स्वर हो गया। जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा उसे प्लुत स्वर कहेंगे। तो अश्व यानी मूल स्वर कौन कौन से? ए ओ ई उ री। तो ये हो गया आपके अश्व स्वर। अब देखो दूसरा, यहीं पे देखो, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ हो गया, बड़ा स्वर हो गया, द्विमात्रिक, 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 दीर्घ बड़ा, इसे कहते हैं द्विमात्रिक या संधि स्वर। संधि से कहते हैं संयुक्त, संयुक्त स्वर भी से कहते हैं। और मिश्रित, मिश्रित स्वर भी से कहते हैं। दीर्घ बड़ा द्विमात्रिक संधि संयुक्त और मिश्रित, ये इसके नाम है, ये इसके नाम है दीर्घ स्वर के। और दीर्घ स्वर जिसमें, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों में अश्व स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। अश्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे अश्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अश्व स्वर से अधिक समय जिसमें लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब कौन कौन से आ गए?
देखो ये कितने हो गए, 4। तो जो बाकी 7 बचे वो सारे कौन से, वो बचे सारे दीर्घ। अब कौन कौन से, एक तो आ, ये बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसके बाद ए, इसके बाद आई, फिर ओ, और फिर आओ। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आप बोलोगे 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा सभी को। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। और स्वसर कितने होते हैं, 4। और दीर्घ स्वर का नाम क्या क्या है, आप बोलोगे दीर्घ, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर इसे कहते हैं, संयुक्त स्वर भी इसे कहते हैं, मिश्र स्वर भी इसे कहते हैं, और यौगिक स्वर भी इसे कहते हैं। एक नाम दूसरा भी है इसका, लिख देता हूं यहाँ पे, यौगिक। यौगिक, ये भी इसी का नाम है, यौगिक स्वर। यौगिक स्वर भी इसी का नाम है। तो कितने होते हैं, 7। कौन कौन से यौगिक। अब देखो ये जो 7 स्वर है ना, इसमें देखो अब इन 7 स्वरों में देखो आप सबसे पहले, जैसे ये आ है ना, ये ओ प्लस ओ से, ओ प्लस ओ से बनता है आ। समझ में आया। ये छोटी ई और दोबारा छोटी ई, जब ये दोनों मिलाओगे ये बनेगी बड़ी ई। फिर छोटा ऊ और छोटा ऊ 2 बार मिलाओगे ये बनेगा बड़ा ऊ। यहां तक समझ में आया। अब बात है ए की। अब बात किसकी है, अब देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब इसके बाद देखिए आप, ओ प्लस ई, ये बनता है ए। ओ प्लस ई, ये बनता है ए। और आपका ये देखो, पहले इसको देखो, जब आपने ये आ कैसे बना, ओ प्लस ओ आ, ई प्लस ई बड़ी, ओ प्लस ओ बड़ा ओ। इसके आगे पता क्या लिखोगे आप, इसके आगे लिख दो ऐसे, ये बाद में चलो यहाँ पे लिख दो इसके नीचे। मुझे बताओ ये ओ और ओ सेम है ना, ई और ई से भी सेम ही है दोनों, और ओ और ओ भी सेम ही है। इसे कहते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कितने हैं, 3। 1 2 3। सजातीय का मतलब हुआ जो एक जैसे से मिलके बनते हैं, जो एक जैसे से मिलके बनते हैं उसे कहते हैं सजातीय। जो एक जैसे से मिलके बनते हैं उसे कहते हैं सजातीय। अगर पूछा जाएगा कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3। 1 2 3 ये है सजातीय स्वर। किसे कहते हैं, जो एक ही जाति से बनते हैं। जैसे ओ सेम हो गया, ई सेम है, ओ सेम है, तो ये सब सजातीय है ना, एक जैसे से बनने के। जब दो एक जैसे वर्ण होंगे उनसे मिलके जो बनेगा उसे कहेंगे सजातीय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजातीय कितने हैं, कितने स्वर है सजातीय है, आप बोलोगे 3। कौन कौन से, ये वाले। अब इसके बाद देखो ये वाले, यहां पे लिख देता हूं मैं कहीं पे। अब ये 3 हो गए। अब ए देखो यहाँ पे, ओ प्लस ई, ये बनाता है ए, ये बनाता है ए। और फिर दोबारा ओ प्लस ए, ये बनाता है आई। और ओ प्लस ऊ, ये बनाता है ओ। और फिर ओ प्लस ओ, ये बनाता है आओ। देखो
जब ओ प्लस ई, इसे देख क्या उच्चारण करके देखो, ओ ई यानी ओ प्लस ई, ए, ओ प्लस ए क्या बनता है आई, ओ प्लस ओ क्या बनता है ओ, और ओ प्लस ओ क्या बनता है आओ, आओ बनता है ये। तो ये देखो, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, ओ ये अलग जाति का है, सेम ऐसी है ना। तो मुझे बताओ ये कितने हैं, ये है 1 2 3 4, ये है 4, ये है 4, और इसे क्या कहा जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला, ये कितने हैं 4, और इसे कहा जाता है अलग जाति के। तो या तो कहा जाएगा विजातीय, विजातीय स्वर, या विषम जाति, या विषम, विषम जाति स्वर की संख्या कितनी है। तो मुझे बताओ विषम जाति स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो ये 4 हो गए विषम जाति, और सजाति, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर ये कितने हुए 3। तो विजातीय पूछेगा या विषम जाति, 4 कौन कौन से, ये आपका ओ, सॉरी ए आई ओ आओ, ये लास्ट के जो 4 है ना, ये विजातीय या फिर विषम जातीय। स्टार्टिंग के जो कितने हैं 3 है, एक कहलाएंगे सजातीय। यहां तक किसी को डाउट। अब देखो दीर्घ या, इसमें किसी को डाउट है, चलो अब देखो, अब रह गया लास्ट कौन सा, अब लास्ट रह गया प्लूत। इसे प्लूत या कहा जाएगा विशाल स्वर, विशाल, या कहा जाएगा त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक, या कहा जाएगा पवित्र स्वर, पवित्र स्वर इसे कहा जाता है। इसके कितने नाम है, प्लुत स्वर हो गया, विशाल स्वर, त्रिमात्रिक या पवित्र स्वर। ये कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे आपने देखा होगा जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है उच्चारण करते समय, उसे कहते हैं प्लुत या विशाल, विशाल स्वर। जैसे आपने देखा होगा ओम, इसका यूज करते हैं ना, तो ये आता है इसमें, ओम बोलते हो ना आप, तो ये जब आप बोलते हो ओम, तो यह है आपका प्लुत या विशाल या त्रिमात्रिक या पवित्र स्वर इसे कहते हैं। तो ये थे आपके मात्रा या उच्चारण के आधार पे कितने 3, अश्व, दीर्घ, प्लुत स्वर हो गए। अश्व स्वर किसे कहते हैं, अश्व स्वर किसे कहते हैं, जिनको उच्चारण करते में समय में कम समय लगता है, कितने 4, यहाँ पे बता दिया। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक, संधि, संयुक्त, मिश्रित, यौगिक स्वर, सब इसी के नाम है। आप बोलोगे कितने होते हैं 7, ये हो गया। अब जब आप इनको जोड़ोगे ना, देखो कुल स्वर बराबर अश्व प्लस दीर्घ, अश्व प्लस दीर्घ। अब मुझे बताओ अश्व स्वर कितने थे, आप बोलोगे 4, दीर्घ स्वर कितने, आप बोलोगे 7, 7 और 4 कितना 11। इसीलिए हिंदी में कितने स्वर यूज होते हैं 11। समझ में आया सभी को। तो ये हो गया आपका एक पार्ट कंप्लीट। अब ये उच्चारण या मात्रा के आधार पे तो हो गया, इसके बाद है ओठों के आधार पे। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति या ओठों के आधार पर स्वरों के भेद। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया 2। अब 2 कौन कौन से, पहला एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार।
अवृत्ताकार, ये है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब सर्कल। जब आप किसी स्वर को उच्चारण करोगे तो सर्कल बने ओठों का, उसे कहेंगे वृत्ताकार। अगर सर्कल नहीं बनेगा उसे कहेंगे अवृत्ताकार। उच्चारण करते समय देखते हैं, ओ नहीं बन रहा, आ ये भी नहीं बन रहा, ई ये भी नहीं बन रहा, बड़ा ई ये भी नहीं बन रहा, उ यानी देखो जब आपने उ बोला तो ओंठ सर्कल में आए तो वृत्ताकार हो। कौन कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करते समय ओंठों का जो ओंठ जो है ना वो वृत्त के आकार के बने, उसे कहते हैं वृत्ताकार। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय आपने जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या स्वरों को सॉरी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जब ओठों की आकृति सर्कल के रूप में आ जाती है उसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने ओ ये भी नहीं है, आ ई ये भी नहीं है। जैसे आपने उ बोला तो ओंठों का शेप कैसे बना? वृत्त के आकार का। एक तो आपका उ हो गया, एक बड़ा उ, ये दो हो गए। इसके बाद देखो री भी नहीं है, ए आई भी नहीं है, ओ आओ, दो ये हो गए, एक आपका ओ और एक आपका औ। तो ये कौन से स्वर है? वृत्ताकार। जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपके जो ओंठ है उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? सर्कल के आकार की। तो कितने हो गए? 4। ये कितने हुए? ये हो जाएंगे 4। समझ में आया? जब ये 4 हुए अब रह गए अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार कौन कौन से होंगे? जिसमें ओंठों की आकृति सर्कल ना बने उच्चारण करते समय। तो जो 4 ये आपने बता दिए। इसके बाद सारे कौन कौन से? एक आप बोलोगे ओ, आ, ई, ये आपका हो गया। ओ और उ यहां पे आ गया, री, फिर ए आई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हुए? ये हुए 7। और ये कौन से? अवृत्ताकार। ये कौन से हैं? अवृत्ताकार 7 ये। और ये कितने होते हैं? 4। आपसे पूछा जाएगा वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? आप बोलोगे 4। और अवृत्ताकार कितने होते हैं? आप बोलोगे 7। कौन कौन से? अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। वृत्ताकार देखो ध्यान इतना रखो, वृत्ताकार किसे कहते हैं? वृत्ताकार किसे कहते हैं? जब आप किसी स्वरों को उच्चारण करोगे ना, जब आपने स्वरों को उच्चारण किया और आपके ओंठों की आकृति एक राउंड शेप यानी सर्कल में बनी, इस टाइप से गोल आकृति, उसे कहते हैं वृत्ताकार। तो आपने वृत्ताकार देखो उ, बड़ा उ, ओ, आओ, 4 में बन रहा, बाकी में नहीं बन रहा। तो 4 यहाँ पे हुए, टोटल में से 4 अगर वृत्ताकार हैं तो बाकी कितने बचे? 7। 7 और 4 कितना? 11। तो ये 11 आना चाहिए टोटल। तो 7 + 4 कितना हो गया? 11। समझ आया सभी को? यस या नो? चलो चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये भी हो गया ओठों के आधार पे। अब देखो जीभ के आधार पे, जीभ या जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पर स्वरों के वेद। और जीव के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। जीव के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे 3। अब 3 कौन कौन से? वो यहां पे लिख देता हूं। एक हो गया अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा हो गया मध्य स्वर, और तीसरा हो गया पश्चिम स्वर, पश्चिम स्वर। ये हो गया, यह जीव के आधार पे, यह जीव के आधार पे। अब देखो इसको,
अग्रस्वर, मध्यस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अब बात किसकी हो रही? जीभ की। तो ऐसे स्वर जो जीभ का आगे वाला भाग है ना, जो उससे उच्चारित होंगे, उसे कहेंगे अग्रस्वर। मध्यस्वर किसे कहेंगे? जो बीच से, मध्य यानी बीच से उच्चारित होगा। अब पश्चेश्वर किसे कहते हैं? पश्चेश्वर। जो क्या कहते हैं? जीभ के लास्ट से उच्चारित होगा, उसे कहेंगे पश्चेश्वर। अब अग्रस्वर किसे कहते हैं? आपने ई बोला, ये ई हो गया। और आपने बड़ी ई, ये ऊ, बड़ा ऊ, री को भी इसी में रखते हैं, तो यह है अग्रस्वर। मध्यस्वर एक ही है, कौन सा? ओ। मध्यस्वर कौन सा है? ओ। अग्रस्वर कितने? ई, बड़ी ई, उ, री, री को भी इसी में रखते हैं। मध्यस्वर में केवल एक ही है, कौन सा? आ। अगर मध्यस्वर, सॉरी यहां पे लिखता ओ है, ओ मध्यस्वर है ओ। अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 11 में से 6 तो आपने लिख दिए। अब पश्चेश्वर किसे कहते हैं? जिनको उच्चारण करते समय जीभ का जो पीछे वाला भाग है ना, वहां से उच्चारित हो, उसे कहेंगे पश्चेश्वर। अब जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पता है आपको, तो 11 माइनस 6 कितना हो गया? 5। 5 यहाँ पे बचे। अब कौन कौन से जो यहाँ पे दिख नहीं रहे उसे लिख दो। आप बोलोगे एक तो हो गया आ, आप बोलोगे सर एक तो हो गया आ, जो यहाँ पे नहीं है। ई हुआ, एक आपका ए, एक आपका आई, और एक आपका ओ, और एक आपका आओ। यह है पश्चेश्वर। ये होंगे आपके पश्चेश्वर। आ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, दोबारा देखो। ये इसमें नहीं होंगे, ई तो इसमें होंगे, इसमें ये ऊ नहीं होंगे, क्योंकि जब आप उच्चारित करोगे ई, ई, ऊ तो अंदर जा रही जीव, ई ई ए आई, ए यानी जो आगे से एक आपका हो गया ए, एक हो गया आई। यहां पे मैंने उल्टा बता दिया। ई, ई, ई और बड़ी ई। अब ऊ तो अंदर हो जा रही ना जीभ, ओ, लेकिन जैसे आपने ई बोला, ए आई री, ये होंगे 4। अब इसकी जगह आ जाएगा कौन से? जो मैंने बताए, ये जब आप ऊ और बड़ा ऊ, ये इसमें आ जाएंगे, बाकी ठीक है। तो याद रखना, अग्रस्वर कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4, सॉरी 5। अग्रस्वर कितने होते हैं? 5। री को भी इसी में रखते हैं। अगर ऑप्शन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन और वहां पे ऑप्शन 5 नहीं है, तो 4 लगाओगे, 5 है तो 5 ही लगाओगे। री को भी इसी में रखते हैं। मध्यस्वर कितने? आप बोलोगे 1, कौन सा है? केवल ओ। पश्चेश्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये कितने हुए? 5। तो 5 और 5 10 और कितना? 11। ध्यान रखना, अग्रस्वर है जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई, ई, ए, आई और री, ये हो गए 5। ओ मध्यस्वर हो गया अंदर की ओर बीच वाले भाग से, और इसके बाद जो बाकी बचे वो सारे पश्चेश्वर। तो ये बता दिया मैंने जीभ के आधार पे। आपको ये भी याद रखना है कि अग्रस्वर कितने? 5, कौन कौन से हैं? मध्यस्वर कितने? 1, कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर, सॉरी पश्चेश्वर कौन कौन से हैं? 5 होते हैं, लेकिन कौन कौन से? ये भी पता होना चाहिए। अब देखो 5 और 1, 6 और 5 कितना? 11। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। तो ये 11 हो गया टोटल। समझ आया सभी को? समझ आ रहा? अब इसके बाद रह गया लास्ट, और लास्ट कौन सा रह गया? लास्ट रह गया आपका मुख्य आधार पे। मुख्य या मुखार्थी, मुख्य या मुख्य के आकृति के आधार पे, मुख्य या मुखार्थी के
आधार पर स्वर के भेद। अब मुख्य आधार पे कितने बताए मैंने? 4। मुख्य आधार पे कितने बताए मैंने? 4। यहां पे देखो, पहला आपने पहले पढ़ा होगा समृद्ध, समृद्ध स्वर पहला हो गया। इसके बाद पढ़ना विपरीत, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, समृद्ध, समृद्ध और फिर होगा विपरीत। समृद्ध हो गया, अच्छा विपरीत, ठीक है ठीक है, समृद्ध। इसके बाद होगा इस टाइप से विपरीत स्वर, ये हो गया। अब ये समृद्ध विपरीत हो गया, अब इनके आगे अर्ध लगा दो, अर्ध समृद्ध। इसके आगे भी अर्ध लगा दो, ये बन जाएंगे आपके, ये बन गया चौथा स्वर, अर्ध, अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। तो ये है आपके मुख्य आधार पे, ये आपके मुख्य आधार पे है। इसको जरा मैं ऊपर लगा देता हूं थोड़ा ऐसे ही, यहां पे ये है आपके समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो ये बताने कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं। समृद्ध का मतलब क्या होता है? जब भी किसी, समृद्ध का मतलब होता है जब किसी स्वर को आप उच्चारित करोगे और जिसमें मुंह कम खुले, जिसमें मुंह कम खुले उसे कहा जाएगा समृद्ध। जिस भी स्वर को उच्चारित करते समय आपका जो मुंह है वो कम खुलेगा, उसे कहा जाएगा समृद्ध। उसे क्या कहा जाएगा? समृद्ध स्वर कहा जाएगा। जैसे आपने क्या बोला, जिसमें सबसे कम ओ, आ, ई, ई, तो सबसे सबसे क्या होगा? ई। सबसे इसमें क्या हो रहा? ई। सबसे कम किसमें खुल रहा? ई। अगर एक ई आ गई तो दूसरी ई भी आएगी। दोबारा सुनो, ओ, आ, ई, ई, उ, उ, री, दोनों उ भी हो गए। या ऐसे देखो, जिसमें सबसे कम खुलेगा मुंह, समृद्ध का मतलब जिसमें मुंह सबसे कम खुले। इसमें कौन कौन सी होगी? ई, ई, और एक आ गया आपका क्या? इसमें आ गया ऊ भी आ जाएगा जो मैंने बताया था, और ऊ भी आ जाएगा, ई, ई, उ, री। तो ये हो जाएंगे आपके समृद्ध। जिसमें सबसे कम खुले मुंह उसे कहा जाएगा, जब भी आप उच्चारित करोगे समृद्ध का मतलब जिसमें, जब आप उच्चारण करते समय करोगे ना, किसी स्वर का उच्चारण करोगे जिसमें मुंह सबसे कम खुले, जिसमें मुंह सबसे कम खुले उसे कहते हैं समृद्ध स्वर। और कौन कौन से आप उच्चारित करते देखो, ओ, आ, ई, उ, इस टाइप से, री। तो ये कितने हो गए? आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5। अब देखो विपरीत स्वर, समृद्ध में तो कम मुंह खुलता है, विपरीत का मतलब होता है जिससे थोड़ा अधिक मुंह खुले। जैसे आ, जैसे आ, आपका क्या हो गया? आ। जिसमें मुंह थोड़ा ज्यादा खुले समृद्ध से उसे कहा जाता है, जैसे आ, थोड़ा ज्यादा खुल गया मुंह, ई, उ, री, ये हो गया। और जिसमें कम से थोड़ा ज्यादा खुले, आ, इसमें आ गया। अब अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? आप लिख दोगे अ, ए, ओ, ये हो गया। और अब है अर्ध विपरीत स्वर, इसमें बाकी कितने बचे? 2। एक तो आपका ए और एक बचा आपका औ। ये है अर्ध समृद्ध। अब मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ दोबारा, इसको समझना जरा। मुख्य या मुख आकृति के आधार पे कितने होते हैं? 4। विपरीत, सॉरी समृद्ध,
विपरीत, अर्ध समृत, अर्ध विपरीत। समृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुंह का जिस समय में जिस स्वरों को उच्चारण करते समय मुंह कम खुले उसे कहते हैं समृत। जैसे ई उ री, कितने होते हैं? 5। विपरीत किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुंह थोड़ा ज्यादा खुले। आ बोलोगे आ, यह क्या? अर्ध समृत किसे कहते हैं? जिसमें, या इसमें आप ऐसे बोल सकते हो विपरीत में, समृत से ज्यादा, जिसमें कम मुंह खुले समृत, जिसमें आधा मुंह खुले उसे कहेंगे विपरीत। जिसमें आधा मुंह खुले, जिसमें आधा मुंह खुले उसे कहेंगे विपरीत। और जिसमें आधे से ज्यादा, जिसमें आधे से ज्यादा मुंह खुले उसे कहेंगे अर्ध समृत। जैसे आपका ओ, ए, औ, उसे कहेंगे अर्ध समृत। और जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुले उसे कहा जाएगा अर्ध विपरीत स्वर। जैसे ए, औ। तो ये थे आपके, समझ में आया? एक बार दोबारा समझो। जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुले अर्ध विपरीत, जिसमें आधे से ज्यादा मुंह खुले अर्ध समृत, और जिसमें आधा मुंह खुले विपरीत, और जिसमें कम मुंह खुले स्वरों को उच्चारण करते समय उसे कहा जाएगा समृत स्वर। समृत स्वर कितने होते हैं? 5 बताया मैंने यहाँ पे। विपरीत स्वर कितने होते हैं? आप बोलोगे 1। अर्ध समृत कितने होते हैं? आप बोलोगे 3। और अर्ध विपरीत कितने होते हैं? आप बोलोगे 2। सभी को ऐड करोगे 5 और 1 6 और 3 9 और 2 कितना? 11। तो ये कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। तो ये थे आपके वर्ण और स्वर। तो स्वर मैंने कंप्लीट बता दिया। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इसको एक बार ढंग से रिवाइज कर दिया तो स्वर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सारे सॉल्व कर लोगे। देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था मैंने। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, छोटी इकाई किसे कहते हैं, ये सब बता दिया। ठीक है, तो हम इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने एक बता दिया, स्वर तो मैंने कंप्लीट करा दिया, स्वर मैंने कंप्लीट करा दिया। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णों का वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद मैंने बता दिए। दूसरा होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। तीसरा पढ़ेंगे वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास। और चौथा पढ़ेंगे हिंदी में वर्णों, हिंदी में वर्णों, तो हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी, शब्द कोश में वर्णों या शब्दों का निश्चित स्थान। निश्चित स्थान, जैसे आपने देखा होगा ना कि ना जैसे 3-4 शब्द दे देते हैं, बताओ हिंदी शब्दकोश में ये सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट कौन सा होगा, ये पढ़ेंगे। और 5वां पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये 5 पढ़ेंगे हम। वर्णमाला पूरी समाप्त। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे वर्णमाला से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो देखो पहले मैंने वर्ण के भेद बताए, उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे,
फिर वर्ण विन्यास बताएंगे, फिर हिंदी शब्दकोश में कैसे देखते हैं, फिर प्रयत्न के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। तो जब मैंने स्वर वर्णों के भेद बताए, स्वर, व्यंजन, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा व्यंजन, व्यंजन, उसके बाद फिर अयोग्य व, और फिर आगे। समझ में आया सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।